अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुल ज़मां पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। गुड मॉर्निंग एज़ वेल और जुमा मुबारक भी हो आप सबको। अच्छा, 2-3 अहम तरीन खबरें हैं। एक तो खबर यह है कि पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर गुज़श्ता तकरीबन 12 से 14 घंटों से एक टॉप ट्रेंड है और टॉप ट्रेंड है जुनैद सफ़दर का। जुनैद सफ़दर मरियम नवाज शरीफ साहबा के बेटे हैं। हालिया उनकी शादी हुई थी और पाकिस्तान की महंगी तरीन शादियों में से एक शादी उसे शुमार किया जा रहा था। बड़ा गुड लुकिंग कपल था, सेलिब्रेट किया गया, जबरदस्त तस्वीरें आई। मरियम साहबा इटसेल्फ बहुत यानी जबरदस्त लग रही थी उस शादी में। लेकिन अब जब तलाक हुई है, एक बहुत बुरी खबर है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी घर में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनका नो डाउट एक जाती मसला है। लेकिन इन ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड क्यों बना हुआ है? ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर डिस्कस क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बातचीत क्यों हो रही है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोग अखलाकी या मॉरली इतने घिरे हुए नहीं है। पाकिस्तान की अवाम का कसूर नहीं है। पाकिस्तानी लोग नहीं है जो घरों की बातें या छोटी छोटी बातों को या फिर इस तरह की खबरें जो नाखुशगवार होती हैं उन्हें डिस्कस करे, बल्कि मरियम साहिबा खुद इसकी जिम्मेदार है। मरियम साहिबा और शरीफ खानदान खुद इसका जिम्मेदार है कि आज उनके बेटे के ऊपर, उनकी बहू के ऊपर ना सिर्फ उनके जाती मामलात को लेकर तनकीद की जा रही है, बल्कि बहुत सारी अफवाहें भी उनकी जाती जिंदगी के हवाले से फैलाई जा रही हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद हैं, जो बड़े बड़े जलसों में बाकायदा खड़े होकर ये कहती रही हैं कि इमरान खान का भी एक माजी है जहां पर उनकी भी तकरीबन 2 डिवोर्सेज हो चुकी हैं। तो उनके बारे में मरियम साहबा खड़े होकर कहती रही हैं कि इमरान खान साहब, जो बंदा घर नहीं चला सकता, अपना घर नहीं ठीक रख सका, वो मुल्क क्या चलाएगा? तो यानी उनकी जाती जिंदगी को उछाला गया, उनकी घरेलू जिंदगी को उछाला गया। और अब जब उनके बेटे के साथ एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो कि खुशगवार हरगिज नहीं है, तो उसे सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है, उसे उछाला जा रहा है, उसके हवाले से बातचीत हो रही है, उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और वो जो एक प्राइवेट मैटर रहना चाहिए था, वो प्राइवेट रहा नहीं है, चूंकि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास है, ये इतनी गटर की पॉलिटिकल क्लास है कि दुनिया के हर उस मामले के अंदर जाती है जिसके अंदर नहीं जाना चाहिए। ये तमाम तर कोशिशें करती है कि हर चीज को सामने रखते हुए सबको नंगा किया जाए, सबके कपड़े उतारे जाएं, सबका ढिंडोरा पीटा जाए। और आज इनके जब घरों का अपना ढिंडोरा पिट रहा है, तो वाज़ेह तौर पर महसूस होता है इसके अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा का अपना तकब्बर, अपना गरूर, अपना वो नैरेटिव जो कि उसूल के बरक्स था, जो कि मॉरल वैल्यूज के अलग था, ह्यूमन एथिक्स के खिलाफ था। यानी आपको याद होगा आज से कुछ देर पहले, बल्कि अभी भी इमरान खान साहब एक केस भुगत रहे हैं जहां पर उनके निकाह को, बुशरा बीबी के साथ उनका जो निकाह है, उस निकाह को जबरदस्ती कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है और एक मौलवी का उस सारे मामले के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। और मौलवी साहब भी कभी टीवी पर आते हैं, कभी जिरगा प्रोग्राम में जाते हैं, कभी सलीम साफी के साथ बैठ जाते हैं, कभी सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर देते हैं और उसके बाद नून लीग की एक बकायदा से ब्रिगेड खड़ी हो जाती है और ये इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग करती है। आपने ये भी देखा होगा कि मरियम साहिबा ही उन लोगों में शामिल हैं जो इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी के जातियात पर बातचीत करते रहे, जिनका एक इस्लामी रुझान है, एक मजहबी रुझान है। उन्हें जादूगरनी, पिनकी पीरनी, जादू टोना करती हैं, वहां पर जानवरों को पता नहीं काले बकरे लाए जाते हैं और इस तरह का नैरेटिव बाकायदे से ना सिर्फ बनवाती रही हैं बल्कि खुद इसके ऊपर कमेंट्री करती रही हैं। यानी बहुत सारे मीडिया टॉक्स में वो इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बातचीत करते रही हैं। और बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि रिहाम खान, जिनके साथ इमरान खान साहब की शादी हुई, उस शादी के बाद तलाक हुई और रिहाम खान से एक किताब लिखवाई गई और इस किताब के अंदर इतनी नाजिबा तरीन गुफ्तगू, यानी कि वो आप किताब पढ़ें तो आप चीखें मारते हैं कि यार किस लेवल पर पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के लोग गिर जाते हैं। कितनी गटर की यहां पर सोच है कि वहां पर इमरान खान के साथ रिहाम खान की बेडरूम की बातें डिस्कस हो रही हैं और ये भी बातचीत हो रही है कि इमरान खान नंगा होकर अपने जिस्म के ऊपर दाल मलता था। यानी आप अंदाजा लगाइए। और मरियम साहब और नून लीग बाकायदा से उस किताब को लेकर मुख्तलिफ टॉक शोज में, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ तकारीरों, मुख्तलिफ जलसों में बाकायदा से उछालते रहे और उसके ऊपर गुफ्तगू और उसके ऊपर बातचीत होती रही है। और ये सिर्फ बात यहां पर खत्म नहीं होती बल्कि माजी में बेनजीर भुट्टो साहिबा के ऊपर भी ये इल्जाम इस तरह से लगाते रहे। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून जो कुछ करती रही है, जिस तरह के बयानियां बनाती रही है, आज जब उनके घर पर आई है, वो कहते हैं ना कि आज आप किसी का गिलास तोड़ेंगे तो कल आपका अपना ड्रम टूटेगा। नो डाउट मरियम नवाज शरीफ साहबा बड़ी परेशान होंगी, बड़ा अफसोस होगा। बड़ा खूबसूरत कपल था उनके बेटे का, जुनैद सफदर का, लेकिन ट्रेंड बन गया है, लेकिन इसके ऊपर डिस्कस हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं और उसकी जिम्मेदार जुनैद सफदर को अगर ढूंढना है उसका जिम्मेदार, तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया को गालियां ना दें, पाकिस्तान के आम लोगों को गालियां ना दें, अपने घर में जाएं, शरीफ खानदान को देखें, इनका माजी देखें, इनकी तारीख देखें। बुनियादी तौर पर ये यही करते रहे और इन्होंने किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं छोड़ा कि जिसकी जातियात के ऊपर नहीं गई, जिसकी जातियात को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। अब साथ साथ ये भी डिस्कस हो रहा है कि जुनैद सफदर चुके आने वाले टाइम में जाहिर है उन्होंने हमारे ऊपर रूल करना है, हमारी नस्लों ने उन्हें सलूट मारना है, हमारी नस्लों ने उनके लिए नारे लगाने हैं, उन्हें पॉलिटिक्स में लॉन्च किया जाएगा, पॉलिटिक्स करेंगे आने वाले टाइम में। आ चुके जो नवाज शरीफ साहब के दूसरे बेटे हैं हसन और हुसैन, उनके अंदर वो पर्सनैलिटी नहीं है, वो तप्पड़ नहीं है, वो करिश्मा नहीं है। लिहाजा जो सफदर साहब है, ये जो जुनैद सफदर है, इन्होंने आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स करनी है, इन्होंने आने वाले टाइम में बाकायदे से बागडोर मुल्क संभालनी है, हमारी नस्लों को इन्होंने गुलाम रखना है। तो लिहाजा इसलिए भी बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है आपने किया हुआ है,
लिहाजा वो डिस्कस भी होगा, ट्रेंड भी बना हुआ है, और ये ट्रेंड कितने दिनों तक जारी रहेगा ये अपनी जगह पर मौजूद है, और किस तरह से स्पेकुलेट किया जाएगा, क्या 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 खबरें आएंगी, वो एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उसूली तौर पर अगर आप देखें तो ये डिस्कस नहीं होना चाहिए, ये एक जाती मसला और ये एक अफसोसनाक मसला है। अब दूसरी खबर ये है, और ये डेफिनेटली हमास फलस्तीन और इजराइल की जो एक खौफनाक जंग है उसके हवाले से, जंग का छठा दिन है और जंग की होलनाकियां जारी हैं। यानी मैं देख रहा था एक अमेरिकन जो एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मौजूद है इस वक्त इजराइल के अंदर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ऐसा यानी ये कैसे, ये बहुत बड़े एक्टर्स हैं अमेरिकन, यानी ये मेरे ख्याल में इन्हें जो अहम ओहदे दिए जाते हैं वहां पर अहम ओहदों पर इन्हें एक्टिंग के लिए ज्यादा इनकी जो क्रेडिबिलिटी है या जो इनका जो मेरिट होता है वो एक्टिंग ज्यादा मेरे ख्याल में माना जाता होगा। यानी पक्का मुंह करके जिस तरह से इन्होंने इजराइल के साथ इजहार हमदर्दी दिखाया है, कहते हैं बेबीज मारेगी जी, वहां पर खवातीन मारेगी। मैंने तस्वीरें देखी हैं, और भाई आप लोगों ने भुरकस निकाल दिया है, आप लोगों ने अफगानिस्तान की 3 नस्लें तबाह करके रख दी हैं, आप लोगों ने दुनिया का कोना छोड़ा ही नहीं कि जहां पर बच्चों को ना मारा हो, जहां पर खवातीन को ना मारा हो, बल्कि आपने जो पैलेस्टाइन के साथ गुज़श्ता 75 सालों में किया है उनके गले तक आ गई थी कि उसके बाद जाकर उन्होंने ईंट से ईंट बजाई है इजराइल की, इजराइल का धुआं निकालकर उन्होंने छोड़ा है। नो डाउट इजराइल बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, नो डाउट वेस्ट यूरोप सारा उनके पीछे खड़ा है, नो डाउट मुसलमान के बहुत सारे मुस्लिम मुल्क हैं जो कि बेगैरत हैं, जिनके अंदर अभी भी तप्पड़ नहीं है, दम नहीं है कि वो खड़े हो सकते इस वक्त फलस्तीन के साथ। लेकिन जिस तरह से पक्का मुंह बनाकर एंथनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं देखकर मुझे हंसी आ रही थी कि ये किस लेवल की एक्टिंग है और किस लेवल की एक्टिंग ये बंदा यहां पर करने में कामयाब हो रहा है। और ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल फिगर है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, लेकिन इसे खुद भी पता है ये झूठ बोल रहा है, इसे खुद भी पता है इसके एक्सप्रेशंस भी झूठे हैं, इसे खुद भी पता है ये फ्रॉड कर रहा है और फ्रॉड पर मबनी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब इसके साथ साथ एक दो और खबरें आगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर क्रैकडाउन किया जा रहा है, और इजराइल के हवाले से जो भी खबर दी जा रही है, पाकिस्तान से हो गया, मुस्लिम कंट्री से हो गया, उन पेजेस को यानी मेरे अपने 2 पेजेस उड़ा दिए गए, उनके ऊपर स्ट्राइक्स आ गई हैं। तो लिहाजा लगातार कोशिश की जा रही है कि सिर्फ एक तरह का नैरेटिव आए और वो मगरब नैरेटिव बनाए कि जो इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा तबाही हो गई है, इजराइल के कोई बेबीज मारे गए, कोई बच्चे मारे गए, लिहाजा हमने जनाब हमास का खात्मा करना है। अब जो 2-3 खबरें वो बड़ी खौफनाक है। एक तो ये है कि तकरीबन 6000 बमों से तकरीबन 4000 टन बारूद, यानी 4000 टन बारूद, यानी 4000 टन का बारूद उन्होंने अभी तक गाजा स्ट्रिप के अंदर मार चुके हैं। गाजा स्ट्रिप इस्लामाबाद से छोटी है, 134 किलोमीटर का ये छोटा सा इलाका है, और वहां पर तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। तो अंदाजा लगाए कि इतने छोटे से इलाके में अगर आप 6000 बम मारते हैं, तकरीबन आप 4000 टन का बारूद वहां पर मारते हैं, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। जो तादाद है मरने वालों की बहुत ज्यादा होगी, तकरीबन 2-2.5 हजार फलस्तीनी मर गए, 1300 या 1500 इजरायली मरे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर्स है वो सामने नहीं आ सकते। लेकिन ये जो डेथ टोल है ये और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अब जो खौफनाक बात ये है कि अब जो 2 खबरें वो बड़ी खौफनाक है। एक तो अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा हो गया है, अपने बैरी बेड़े मूव कर रहा है, लेकिन साथ साथ इजराइल के अंदर ही अमेरिका ने तकरीबन 6 ऐसी जगह हैं जहां पर उन्होंने जो बारूद है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, 6 इजराइल की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छुपा कर रखा है। और बताया जा रहा है कि अमेरिका ने, जो एंथनी ब्लिंकन वहां पर मौजूद है, उन्होंने इजराइल को कंसेंट दे दिया है कि उन 6 खुफिया जगहों पर जहां पर इजराइल के अंदर बारूद रखा गया है, असला रखा गया है, उसे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। अब ये बहुत ज्यादा खौफनाक है, चूंकि इजराइल वो किस किस्म का असला है या वेपन है वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन कुछ खबरें आ रही है कि फास्फोरस बमों का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये इंतहा है कि आप आम लोगों के ऊपर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल करें। लेकिन साथ साथ ये खबर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल चला रहा है कि यूएसए के जो एयर अटैक है, एयरक्राफ्ट हैं, मुख्तलिफ जो जदीद एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें यूएई की एयर बेसिस, यानी कि जो यूएई है, उन्होंने एयर बेसिस प्रोवाइड किए हैं, और वहां पर यूएसए के जो एयरक्राफ्ट है, अटैक है, जो बम्बर्स हैं, उन्होंने वहां पर लैंड किया है। अब ये गद्दारी है, ये मुस्लिम दुनिया की एक बड़ी बेहिसी है कि अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये स्टोरी, वॉल स्ट्रीट अखबार की ये स्टोरी ठीक रहती है कि यूएसए के जो एयरक्राफ्ट हैं वो यूएई के, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के एयर बेसिस के ऊपर उतरे हैं, और अगर वहां से वो फलस्तीन के अंदर अटैक करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। फिर साथ साथ खाना काबे के अंदर बहुत ज्यादा दुआएं की गई हैं। जो इमाम काबा हैं वो रो रो कर पिट पिट कर दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कोई गैबी मदद करे। गैबी मदद तो होगी, लेकिन मुस्लिम दुनिया का भी रोल है कि अपना रोल प्ले करे। मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रहीसी की 45 मिनट लॉन्ग एक गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है। 6 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक ये मुस्लिम दुनिया कंसल्टेशन कर रही है, बातचीत कर रही है, कोई वाज़ेह हिकमत अमली समझ नहीं आ रही। यानी ठीक है, ईरान ने जो कतर ने एक स्टैंड लिया है, और कतर ने बड़ा खुलकर ये कहा है कि हम गैस बंद कर देंगे दुनिया की। ये एक क्राइसिस है जो कि मिडिल ईस्ट कम से कम क्रिएट कर सकता है। लेकिन उसके अलावा जो इब्राहिम रहीसी की और जो कंसल्टेशन हुई है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और अहमियत की हामिल है। साथ साथ एक और खबर ये आ रही है कि जो ईरान का गवर्नमेंट है इस वक्त की, उन्होंने जो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज है, जो शाम के अंदर हैं, लबनान के अंदर हैं, सीरिया के अंदर हैं, मुख्तलिफ जगहों की जो प्रॉक्सीज हैं, उन सब के लिए एक यूनिटी प्लेटफॉर्म बना दिया है। और यूनिटी प्लेटफॉर्म इस तरह से उन्होंने बनाया है कि जो सारी प्रॉक्सीज हैं
انہیں جو ایران ہے باقاعدہ سے انہیں ہدایات ایک جگہ سے جاری ہوں گی اور حماسی ظاہر ہے ان کے ذریعے چلے گا، لیکن ایک جوائنٹ پلیٹ فارم جس طرح سے اسرائیل کے اندر ایک یونٹی گورنمنٹ بن گئی ہے اسی طرح کا ایک یونٹی والا پلیٹ فارم مختلف پروکسیز کے لیے بنا دیا گیا۔ حماس پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ آج جمعے کی نمازوں میں دعاؤں میں ہمارے لیے دعا کریں، پروٹیسٹ کریں، دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہو بھی رہا ہے، پاکستان میں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا اور اس کو رپورٹ کریں گے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔